तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में खो जाने के लिए, जहां शब्द जीवंत हो उठते हैं, जहां हर कहानी आपको एक नई यात्रा पर ले जाती है, हर पन्ना, हर अध्याय एक नया अनुभव है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने कानों को खुली छूट दीजिए। आपका स्वागत है अपना ऑडियो बुक पर। हम आपके लिए लाए हैं प्रेम, रोमांच, रहस्य और प्रेरणा से भरी कहानियों का एक अनूठा संग्रह, जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। अपनी अगली कहानी खोजने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए अपना ऑडियो बुक के साथ सुनने के इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। उस पल दुनिया में मृत्यु जैसी खामोशी छा गई थी। एंडरसन और उनके साथी इस धरती को हिला देने वाले दृश्य से स्तब्ध रह गए। क्या यह A+ रैंक की शक्ति है? ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी कर सकता हो। इसके अलावा ये तो केवल एक A+ रैंक का अवतार था। उसकी तुलना में आत्मा परिवर्तन योद्धा चींटियों की तरह थे। हवा में मो कियानफान जोर जोर से हौंफ रहा था, यहाँ तक कि वह भी थक गया था। इस अवतार ने अपनी आधी से ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन मो कियानफान को लगता था कि यह इसके लायक था। चू फैंग वास्तव में बहुत राक्षसी था, यहाँ तक कि मो कियानफान को भी थोड़ा डर लग रहा था। उसे डर था कि चू फैंग जल्द ही A+ रैंक तक पहुँच जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था, उस समय यह मो कियानफान का अंत होता। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि खतरे को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। मो कियानफान ने सामने के लाल रक्त कोहरे को एकटक देखा। उसे नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के खतरे की भी परवाह नहीं थी। वह तुरंत जानना चाहता था कि चू फैंग का क्या हाल है। उसका दिमाग उसे बता रहा था कि चू फैंग का अंत निश्चित है। भले ही यह एक अवतार द्वारा किया गया कौशल हो, ये 9वें चरण के आत्मा परिवर्तन योद्धा के पूर्ण शक्ति हमले के बराबर था। चू फैंग, जो केवल एक C रैंक है, इसका सामना कैसे कर सकता है? हालांकि मो कियानफान के दिमाग में एक और आवाज़ थी जो बार बार कह रही थी, चू फैंग अभी भी जीवित है। इसने मो कियानफान को इतना निराश कर दिया कि वह पागल होने वाला था। समय बीतता गया। लंबे समय बाद रक्त कोहरा धीरे धीरे छट गया। अंदर से अचानक एक मजाक उड़ाने वाली हंसी की आवाज़ आई। अरे, तो ये बस एक अंतिम कौशल का प्रक्षेपण था। मैं इतना डर गया था कि मैंने जल्दी से एक स्क्रॉल का उपयोग कर लिया। मेरा दिल थोड़ा दुख रहा है। जैसे ही यह आवाज़ सुनी गई, एंडरसन और उनके साथी उत्साह में नाचने लगे। वह लड़का बहुत असामान्य है, इसके साथ भी वह मर नहीं सकता। क्या राक्षस है, मैं पूरी तरह से कायल हूँ। भविष्य में अगर कोई कहे कि यह लड़का C रैंक योद्धा है, तो मैं उससे लड़ूंगा। तभी रक्त कोहरा पूरी तरह से छट गया। चू फैंग हवा में खड़ा था, उसके कपड़ों के कोने हवा के बिना भी फड़फड़ा रहे थे। वह पूरी तरह से हानिकर था। चू फैंग के आसपास एक हल्की सुरक्षात्मक ढाल की छाया थी। इसी सुरक्षात्मक ढाल ने घातक प्रहार को रोक लिया था। एक बार उपयोग होने वाला पानी प्रकार का स्क्रॉल, जो A+ रैंक और उससे नीचे वालों के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षात्मक स्क्रॉल के रूप में जाना जाता था। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। उस समय बहुत हिचकिचाहट के बाद चू फैंग ने एक खरीदने का फैसला किया था, इस विचार के साथ कि वह चाहे कितना भी गरीब हो, जीवन रक्षक उपकरणों में गरीबी नहीं बरत सकता। इसने चू फैंग की जान सफलतापूर्वक बचा ली थी। सौभाग्य से अभी का वह हमला केवल मो कियानफान के अवतार द्वारा किया गया था। अगर यह उसके मुख्य शरीर द्वारा किया गया होता तो उत्पन्न शक्ति में एक अवर्णनीय गुणात्मक परिवर्तन होता। उस समय 10 एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन स्क्रॉल भी इसे रोक नहीं पाते। चू फैंग बहुत अच्छे मूड में था। जीवित रहना अच्छा था। मो कियानफान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने गोबर खा लिया हो। इस लड़के के पास कितने तुरुप के पत्ते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि इनका कोई अंत नहीं है। जब भी उसने चू फैंग को कोने में धकेल दिया, चू फैंग हमेशा जवाबी हमला करता। क्या ये वही पौराणिक भाग्य का पुत्र है? मो कियानफान अपनी कल्पना को रोक नहीं सका। एक पल के लिए वह जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। उस पल चू फैंग को अचानक नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग का संकेत मिला। सुपर बम तैयार था। चू फैंग ने तुरंत निर्णय लिया, जल्दी इस आदमी के गैर मौजूदगी का फायदा उठाओ और उसे धमाके से उड़ा दो। यह एक ईश्वर प्रदत्त अवसर है, वरना हमें ये सोचना होगा कि इस बूढ़े को कैसे मारना है। अभी चू फैंग ने खुद मो कियानफान को उलझाने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भले ही वह मरे नहीं, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। अब जब मो कियानफान उससे डरकर मूर्ख बन गया था, वे उसे उड़ा सकते थे। फायर। चू फैंग के आदेश के बाद नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग, जिसे मो कियानफान भूल गया था, अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक फुटबॉल के आकार का काला गोला फेंक दिया। ये बेहद तेज था। पलक झपकते ही ये चू फैंग के पास से गुजर गया। चू फैंग इतना डर गया कि वह जल्दी से पीछे हट गया। अभी उस चीज़ ने उसे ऐसा एहसास दिया कि यह मो कियानफान के डेमोनिक प्रिजन से भी ज़्यादा भयानक था। अगर वह इसमें फंस गया तो वह निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देता। भागो, दूर रहो, खून के छींटे तुम पर न पड़ने दें।
गुरु। जमीन पर मारा ने पहले काले गोले को देखा। ये देखकर कि उसका गुरु अभी भी स्थिर था, उसने जल्दी से उसे याद दिलाया। मोकियानफान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह पास में मौजूद विनाशकारी आभा को महसूस कर सकता था। वह हैरान था, मैं इसे रोक नहीं सकता। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगर उसने अभी इतनी ऊर्जा खर्च नहीं की होती तो शायद वह इसका सामना कर पाता, लेकिन अब वह इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार उसका अवतार नष्ट हो गया, मारा के भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह क्या करे? उस पल मोकियानफान की बारी थी कि वह परेशान महसूस करे। वह बहुत लापरवाह हो गया था। इस महत्वपूर्ण क्षण में मोकियानफान ने एक कोने में छिपे काल की ओर देखा। उसके पास राजा को बचाने के लिए रूप को बलिदान करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके हाथ पंजों में बदल गए और उसने अचानक चूसा। उसने स्तब्ध काल को अपने सामने खींच लिया। राजा, आप क्या कर रहे हैं? काल हैरान था। उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत शक्तिशाली था। मोकियानफान अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। अब तुम्हारे योगदान देने का समय है। ये कहते हुए उसके शरीर में ऊर्जा का एक उछाल आया। क्योंकि वे एक ही मूल के थे, मोकियानफान ने सीधे काल की सारी शक्ति को सक्रिय कर दिया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा को जलाकर एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट किया। नहीं, मरने से पहले काल ने मोकियानफान को नफरत भरी नजरों से देखा। राजा, तुम एक भयानक मृत्यु मरोगे। मोकियानफान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने 7वें चरण के आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के काल को पूरी तरह से एक विशाल ऊर्जा स्रोत में तोड़ दिया। एक ढाल की तरह यह उसके और मारा के सामने खड़ा था। ये सब एक पल में हुआ। अगले ही पल काला गोला फट गया। एक और भी शक्तिशाली ऊर्जा तरंग ने पूरे मैदान को झकझोर दिया। एक पल में तेज हवाएं चलीं और पीली रेत ने आकाश को भर दिया। आकाश का रंग बदल गया। मोकियानफान ने लगातार ऊर्जा ढाल में ऊर्जा डाली ताकि वह टूट न जाए। ये 5 मिनट तक चला। काला तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। मोकियानफान की प्रकाश ढाल भी टूट गई थी। इस पल मोकियानफान का चेहरा अत्यंत भयानक था। वह हार गया, एक पूर्ण हार। इस अवतार की आखिरी शक्ति भी अब नष्ट होने वाली थी। गुस्सा करने का समय नहीं था। बेहोश हो चुके मारा को उठाकर वह तेजी से भाग गया, एक आवारा कुत्ते की तरह। उसे डर था कि ऊर्जा तूफान पूरी तरह से शांत होने के बाद चू फैंग अपनी उस भयानक गति के बल पर उसका पीछा कर लेगा। उस समय अगर उसका अवतार नष्ट हो गया तो ये छोटी बात होती। मारा की मृत्यु सबसे बड़ा नुकसान होता। मारा अभी मर नहीं सकता था। मोकियानफान की आकृति पलक झपकते ही जंगल में गायब हो गई। वह अब दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल बैठ गई तो केवल चू फैंग और अन्य लोग अपने चेहरों पर धूल लिए बचे थे। क्योंकि वे काफी दूर थे, वे सभी बच गए थे। दूसरी ओर हर जगह टूटी हुई अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। यह नरक का दृश्य था। सभी चुप रहे। लंबे समय बाद एंडरसन ने अपने पास खड़े चू फैंग को अविश्वास से देखा और बड़बड़ाया, चू फैंग, क्या हम जीत गए? चू फैंग मुस्कुराया, अपनी चमकदार सफेद दांतों की पंक्ति दिखाते हुए। हाँ, हम जीत गए। एंडरसन ने आगे पूछा, मोकियानफान का अवतार और मारा? वे भाग गए। हालांकि मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। चू फैंग इतना निश्चित क्यों था? इसका कारण ये था कि उसे गोल्डन रैंकिंग लिस्ट से पहले ही एक अधिसूचना मिल चुकी थी। डेमन रेस को मारने का पुरस्कार पहले ही प्रदान किया जा चुका था। ऐसा लगता है कि कोई भाग्यशाली था। साधारण ए रैंक पृथ्वी डेमन को मारने का पुरस्कार 10,000 अंक। डेमन्स को मारने के लिए अतिरिक्त 50% बोनस अंक, कुल 5,000 अंक। 2 रैंक ऊपर के प्राणी को सफलतापूर्वक क्रॉस रैंक हत्या, अतिरिक्त पुरस्कार अंक 1000%, कुल पुरस्कार 15,000 अंक। सहयोगात्मक रूप से ए रैंक 7वें चरण आत्मा परिवर्तन पृथ्वी डेमन को मारना, पुरस्कार 100,000 अंक। डेमन्स को मारने के लिए अतिरिक्त 50% बोनस अंक, कुल 50,000 अंक। 2 रैंक ऊपर के किसी को सफलतापूर्वक क्रॉस रैंक हत्या, अतिरिक्त अंक पुरस्कार तारांकन 1000%, कुल पुरस्कार 1.5 मिलियन अंक। गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की स्पष्ट आवाज सुनकर और प्रदान किए गए अंकों की बड़ी संख्या को देखकर चू फैंग काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस बार गोल्डन रैंकिंग लिस्ट के निर्णय में ये चू फैंग और नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को आधा आधा श्रेय देना चाहिए। वह साधारण ए रैंक डेमन उल्लेख करने योग्य नहीं था। दूसरी ओर 7वें चरण के आत्मा परिवर्तन में काल की कीमत 200,000 अंक होनी चाहिए थी। उन्हें समान रूप से बांटने के बाद ये थोड़ा कम लग रहा था। फिर भी उस पल में चू फैंग के संचित अंक एक भयानक 4 मिलियन तक पहुंच गए थे। रसातल की इस यात्रा ने अपना मूल्य साबित कर दिया था। इतने सारे अंकों के साथ कौन जानता था कि वह वापस लौटने पर कितने जीवन रक्षक उपकरण खरीद सकता था। अगली बार जब वह इस तरह के अवतार का सामना करेगा तो चू फैंग को लगता था कि वह उसका सिर चकनाचूर कर देगा। जब चू फैंग संतुष्ट होकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी विंडो बंद करने वाला था, अचानक एक और पुरस्कार अधिसूचना पॉप अप हुई।
हैरान होकर चू फैंग ने इसे खोला। इस बार की अधिसूचना अलग थी। परीक्षा के बाद मानव चू फैंग ने एक A+ रैंक पृथ्वी डायमंड अवतार को सहयोगात्मक रूप से मार डाला। योगदान अंक 58%। 3 रैंक से अधिक छद्म क्रॉस रैंक हत्या में सफलता। विशेष पुरस्कार सब लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट खींचने के 3 अवसर। क्या हो रहा है? चू फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक A+ रैंक पृथ्वी डायमंड के अवतार को सहयोगात्मक रूप से मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि मोकियानफान का अवतार भागने के बाद टिक नहीं पाया और नष्ट हो गया, और यह मेरे खाते में गिना गया? चू फैंग की आंखें चमक उठीं। ये तो कमाल है। उसने अप्रत्याशित कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। इस पुरस्कार के बारे में, ये कुछ ऐसा था जिसका सामना चू फैंग ने पहले कभी नहीं किया था। उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। पिछले जीवन में कई लोगों ने अवतारों को मार डाला था, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि किसी को इसके लिए पुरस्कार मिला हो। तार्किक रूप से केवल मुख्य शरीर को मारने पर ही पुरस्कार मिलना चाहिए। चू फैंग ने अपने आप से बड़बड़ाया, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने 3 रैंक ऊपर के किसी को मार डाला? चू फैंग ने विचार किया। शायद यही एकमात्र कारण था। आखिरकार 2 रैंक ऊपर डायमंड्स की क्रॉस रैंक हत्या कुछ ऐसा नहीं था जो मनुष्य कर सकते थे। 3 रैंक ऊपर की बात तो छोड़ ही दें, विशेष रूप से जब उनके बीच एक विशाल अंतर था। वह बस अमानवीय था। सब लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट खींचने के 3 अवसर 3 मिलियन अंकों के बराबर हैं। तो यह असली बड़ी बात है। जैसे ही चू फैंग अपनी उंगलियों पर गिन रहा था, वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। ये सही नहीं है, मैंने नुकसान उठाया। 3 रैंक ऊपर के किसी को मारना, यह एक ऐसी सुपर उपलब्धि है जो पहले कभी किसी ने हासिल नहीं की। फिर भी मुझे केवल सब लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट खींचने का मौका मिला। कम से कम ये लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट होना चाहिए था। इतना कंजूस। चू फैंग इसे सोचकर खुशी से बाहर नहीं था। हालांकि वह ये भी जानता था कि उसका 3 रैंक ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को क्रॉस किल करना एक अतिशयोक्ति थी। उसने केवल एक A+ रैंक के अवतार को मार डाला था। इसके अलावा यह अभी भी एक सहयोगात्मक हत्या थी। सब लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट खींचने के 3 अवसरों का पुरस्कार पहले ही काफी उदार था। और क्या चाहिए? पास खड़े एंडरसन और अन्य लोग चू फैंग के चेहरे के भाव को देख रहे थे। वह एक पल मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल नाराज दिख रहा था। उन्हें लगा कि शायद मोकियानफान के हमले से उसे कोई दुष्प्रभाव हुआ था। वह घबरा गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और चू फैंग के माथे को छूने की योजना बनाई, लेकिन समय पर प्रतिक्रिया देने वाले चू फैंग ने उसका हाथ झटक दिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसी पसंद है? धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में तुमसे दूर रहना होगा। एंडरसन गाली देना चाहता था। हालांकि उसे अचानक एक और महत्वपूर्ण बात याद आई, इसलिए उसने जल्दी से कहा, चू फैंग, जल्दी से नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को देखो। इसने काला बम फेंकने के बाद इसके आसपास का बचा हुआ काला कोहरा जम गया लगता है। मैंने चिल्लाया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। मैं पास जाकर स्थिति देखना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसके आसपास की ऊर्जा बहुत सघन थी। मैं बिल्कुल पास नहीं जा सका। सबकी जान चू फैंग और नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने बचाई थी। अब जब नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के साथ कुछ बुरा हुआ लग रहा था, सभी बहुत चिंतित थे। ये सुनकर चू फैंग की जीत की खुशी तुरंत धुल गई। उसका मूड एकदम गिर गया। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने अपनी आत्मा क्रिस्टल का अधिकांश हिस्सा जला दिया था और 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर का उपयोग अपनी अवशोषण सीमा से परे कर लिया था। वह इस बार गंभीर खतरे में था। चू फैंग नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के सामने पहुंचा। मूल काला कोहरा, जो शुरू में 1000 मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता था, अब आधा मीटर के दायरे तक सिमट गया था। इसके अलावा ये पूरी तरह से मृत्यु जैसी खामोशी से भरा था, मानो इसने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी हो। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की चोटें बहुत गंभीर थीं। आत्मा सभी जीवित प्राणियों की नींव होती है। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने इसका आधे से अधिक हिस्सा जला दिया था। वह मरने के लिए बाध्य था। हालांकि क्योंकि उसके पास 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर था जो लगातार उसकी ऊर्जा की पूर्ति कर रहा था, वह अपनी जिंदगी को थामे हुए था। इसके परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान कोमा जैसी स्थिति थी। चू फैंग, ये एंडरसन की आंखों में दुख झलका। रसातल में ऐसी चोटों के साथ उसे बचाना लगभग असंभव था। चू फैंग ने नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की स्थिति को ध्यान से देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरे पास केवल एक तरीका है। ये सफल होता है या नहीं, यह उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। एंडरसन और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। क्या तरीका? चू फैंग ने धीमी आवाज में कहा, मेरे खून का उपयोग करना। तुम्हारा खून? एंडरसन की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। चू फैंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसके रक्त में 2 दैवीय रक्तरेखाएं थीं। विनाश रक्तरेखा दुनिया की सभी चीजों को उसके उपयोग के लिए विघटित कर सकती थी। ये नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर को तोड़ने में मदद कर सकती थी, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं खाया था।
अगर केवल नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग अकेला होता तो वह 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर की ऊर्जा से फटकर मर जाता। हालांकि अगर विनाश रक्तरेखा इसमें शामिल हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा प्राचीन अमर रक्तरेखा थी जिसमें अमर और अविनाशी गुण थे। इसका उपयोग सोए हुए नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को जगाने और उसे ठीक करने में मदद करने के लिए किया जा सकता था। ये चू फैंग की अपेक्षा के अनुसार होगा या नहीं, चू फैंग को कोई अंदाजा नहीं था। वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता था और बाकी को भाग्य पर छोड़ देता। चू फैंग ने अपनी कलाई काट दी। खून की एक धारा को चू फैंग ने नियंत्रित किया और उसे काले कोहरे में समाहित कर दिया। मूल काला कोहरा नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के शरीर की तरह था। चू फैंग केवल एक आखिरी कोशिश कर सकता था। हालांकि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। चू फैंग के पास कोई अन्य विचार नहीं थे। वह बस लगातार अपने खून का योगदान देता रहा। इसका कारण ये था कि चू फैंग की पुनर्जनन क्षमता बहुत मजबूत थी। वास्तव में उसे बार बार अपनी कलाई काटनी पड़ती थी। यह नहीं पता कि कितना समय बीत गया। चू फैंग की शारीरिक बनावट के बावजूद उसे कमजोरी और शक्तिहीनता महसूस होने लगी। यहाँ तक कि उसकी शक्तिशाली रक्त उत्पादन क्षमता भी खपत के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। उसके सामने का काला कोहरा अचानक उतार चढ़ाव करने लगा। धीरे धीरे उतार चढ़ाव और तेज हो गए। एंडरसन खुशी से उछल पड़ा। प्रतिक्रिया हो रही है। चू फैंग ने कुछ नहीं कहा। वह अपने खून को शरीर में डालता रहा। पूरा काला कोहरा काले लाल रंग में रंग गया। तभी आधा मीटर के दायरे वाला मूल काला कोहरा अचानक सिकुड़ने लगा। ये फिर से एक गोले में सनादित हो गया। हालांकि इस बार यह अब विनाशकारी नहीं था। पहले की मृत्यु जैसी आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसके स्थान पर जीवन की एक गहरी आभा थी। यह एक विकास की तरह था, जीवन का उन्नति। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग राख से उठ रहा था। फैंग भी नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के परिवर्तन की ओर आकर्षित हो गया था। क्या हुआ? उसके अनुभव के बावजूद वह इस समय निश्चित नहीं हो सका। क्या यह मेरी 2 दैवीय रक्तरेखाओं के कारण हुआ? 1000 सोल स्पिरिट फ्लावर एक आत्मा प्रकार का प्रमुख खजाना था। उसकी दैवीय रक्तरेखा और भी अनूठी थी। इन दोनों का संयोजन नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता था। इसके आधार पर उसके ठीक होने की संभावना अधिक थी। इसके साथ चू फैंग ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी। चू फैंग ने रक्त संचार रोकने की योजना बनाई। भले ही उसकी शारीरिक बनावट सामान्य व्यक्ति से कहीं बेहतर थी, वह इस तरह असीमित मात्रा में प्रदान नहीं कर सकता था। हालांकि जब चू फैंग रुकने की योजना बना रहा था तभी उसके दिमाग में एक अत्यंत कमजोर आवाज गूंजी। ये और कोई नहीं बल्कि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग था। वह जीवित था। हालांकि इससे पहले कि चू फैंग खुशी मना पाता, नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने कमजोर आवाज में बड़बड़ाया, खून मत रुको। इन शब्दों को सुनकर चू फैंग का चेहरा राख की तरह हो गया। यह क्या बात है? क्या तुम्हें इसकी लत लग गई है? क्या तुम्हें पता है कि मेरा खून कितना कीमती है? हालांकि चू फैंग अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग शायद एक महत्वपूर्ण क्षण में था और उसका खून नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग के विकास के लिए कुंजी था। धिक्कार है, कितना बड़ा नुकसान! मेरा खून लगभग सूख गया है। हालांकि चू फैंग गालियां दे रहा था, उसने रक्त संचार नहीं रोका। इसके विपरीत उसने मात्रा और बढ़ा दी। हरामी, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार वापस जाने के बाद अगर तुम मेरा पालतू जानवर नहीं बने तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने सारे खजाने इस्तेमाल कर दिए। मैं कई बार लगभग मर गया और तुम मेरा खून भी चूस रहे हो। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने जबरन हंसी निकाली और टूटी फूटी आवाज में जवाब दिया, हाँ हाँ, ठीक है, मेरे लिए इंतजार करो। उसकी आवाज पूरी होने से पहले ही टूट गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे विश्वास था कि चू फैंग इसे समझ जाएगा। कई बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद नाइटमेयर बीस्ट किंग ने चू फैंग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। अगर चू फैंग ने उसे कई बार नहीं बचाया होता तो वह पहले ही मर चुका होता। और अब वह चू फैंग के चमत्कारी खून का उपयोग करके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकास पूरा कर रहा था। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट रेस का पौराणिक विकास। जीवन की बेड़ियों को तोड़ना। साधारण नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट अधिकतम ए रैंक तक विकसित हो सकते थे। काले कोहरे के स्तर का नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट अधिकतम ए+ रैंक प्राणी तक विकसित हो सकता था। लेकिन अंतिम विकास पूरा करने वाला नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट, मानो उसने जेनेटिक सील की बाधाओं को तोड़ दिया हो। उसके जीवन में रैंक की कोई सीमा नहीं रहती थी। उसका संभावित असीमित था, उसका भविष्य असीमित। बचा हुआ समय चू फैंग के लिए यातना की तरह था। ये वाकई उसे मार रहा था। यह आदमी एक विशाल जोंक की तरह महसूस हो रहा था। चाहे उसके पास कितना भी खून हो, वह सब कुछ ले लेता। जिस पल चू फैंग को लगा कि वह बेहोश होने वाला है, नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने आखिरकार अपना विकास पूरा कर लिया। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी।
कोई अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकता था। अगले ही पल जब चू फैंग ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसे एहसास हुआ कि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग द्वारा बनाया गया काला गोला पूरी तरह से गायब हो गया था। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ऐसा लग रहा था जैसे हवा में गायब हो गया हो। चू फैंग ने चाहे जितनी कोशिश की, उसे ढूंढने या उसकी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ था। दिलचस्प, चू फैंग ने बड़बड़ाया। उसकी रुचि जाग गई। शून्यता का अस्तित्व, कहीं से नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की आवाज़ धीरे धीरे गूंजी, हाँ मास्टर, यह मेरा नया रूप है, शून्यता का रूप। अंतरिक्ष पर निर्भर रहकर जीवित, मैं लगभग सभी शारीरिक हमलों को अनदेखा कर सकता हूं और अधिकांश आत्मा हमलों को कमजोर कर सकता हूं, जब तक कि दुश्मन में इस अंतरिक्ष को सीधे तोड़ने की क्षमता न हो। चू फैंग ने भौहें उठाईं। ये तो बहुत बीमार है। साधारण A+ रैंक भी तुम्हें धमकी नहीं दे सकते। वह वास्तव में अदृश्य था। वह बिना निशान के आ जा सकता था, बिना निशान के लोगों को मार सकता था। अचानक, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो, उसने आश्चर्य में चिल्लाकर कहा, क्या तुमने अभी मुझे मास्टर कहा था? नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने जवाब दिया, हाँ मास्टर, हम नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट हमेशा कृपा का बदला देते हैं। अगर आपके चमत्कारी खून के लिए नहीं होता तो मैं जीवन की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाता। साथ ही आपकी दिखाई गई संभावनाओं को देखकर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह एक क्रूर जानवर होने का फायदा था। कृतज्ञता और शिकायतें स्पष्ट रूप से अलग होती हैं। अच्छा स्वाद, चू फैंग ने इनकार नहीं किया। छिपाने की कोई बात नहीं थी। यह उनकी यात्रा का एक उद्देश्य था। दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं था। चू फैंग ने नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। चिंता मत करो, चूंकि तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। भविष्य में तुम्हारे उन्नति के लिए जरूरी संसाधन मेरे जिम में, चू फैंग ने आत्मविश्वास से गारंटी दी। अपनी अंक कमाने की क्षमता के साथ पालतू जानवरों को पालना आसान था। मास्टर के रूप में उसका दायित्व था कि वह अपने पालतू जानवर को उन्नति में मदद करे। इससे पालतू जानवर भी उनकी बेहतर मदद कर सकते थे। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए पेट बीस्ट बॉल में रहने दूंगा। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सुपर बॉल लाऊंगा जिसमें तुम आराम कर सकते हो। धन्यवाद मास्टर, मेरे पास एक और अनुरोध है। क्या मास्टर मेरे कबीले के लोगों को मानव दुनिया में ले जा सकता है? मेरे संरक्षण के बिना मुझे चिंता है। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने जल्दी से कहा। मास्टर उन्हें भी अपने अधीन कर सकता है। वे मानव दुनिया के व्यवस्था को बाधित नहीं करेंगे। बिना हिचकिचाहट के चू फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, तुम्हारे कबीले के लोग महत्वपूर्ण क्षणों में तुम्हारी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मैं उनका और भी स्वागत करूंगा। इसके अलावा मैं उन्हें भी प्रशिक्षित करूंगा। जितने मजबूत वे होंगे, तुम पर उनका प्रवर्धन प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। धन्यवाद। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग बहुत आभारी था। चू फैंग के लिए उसने लंबे समय तक खोज की, लेकिन नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग का स्थान नहीं ढूंढ पाया। वह इस बात से नहीं डरता था कि नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग भाग जाएगा, लेकिन मास्टर के रूप में वह अपने ही पालतू जानवर को नहीं ढूंढ पा रहा था। ये थोड़ा शर्मनाक था। नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग ने चू फैंग के विचारों को भांप लिया लगता था। उसने खुद को प्रकट किया। सभी फिर से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वह पहले से काफी अलग था। मूल काला कोहरा पूरी तरह से पारदर्शी हो गया था। अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि वह किसी भी समय और कहीं भी खुद को सबसे अधिक छिपा सकता था। शानदार, चू फैंग कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। रसातल की यह यात्रा वाकई इसके लायक थी। न केवल उसने 4 मिलियन से अधिक अंक प्राप्त किए, बल्कि उसने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक सुपर दैवीय पालतू जानवर भी हासिल कर लिया। अगर वह इसे A+ रैंक तक विकसित कर सकता था तो क्या ये सभी A+ रैंकों का दुष्स्वप्न नहीं बन जाएगा? अरे हाँ, सही है। एक और चीज़ थी जो उसने अभी तक नहीं की थी। चू फैंग कभी भी राक्षसों को मारने के अपने महान लक्ष्य को नहीं भूला था। उसने उन B रैंक क्रूर जानवरों के बड़े समूहों पर नज़र डाले हुए काफ़ी समय हो गया था। अब जब उसका काम पूरा हो गया था तो यह उसे कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने से नहीं रोकता था। इस विचार के साथ उसने जल्दी से उन 5 फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल्स को खोदा जो उसने पहले मारा के लिए जाल बिछाने के लिए जमीन के नीचे दबाए थे। भगवान का शुक्र है, वे प्रभावित नहीं हुए हैं। उनका थोड़ा सा निरीक्षण करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उनका उपयोग जारी रख सकता था। इसके साथ चू फैंग ने राहत की सांस ली। राक्षसों को मारने के लिए यह जरूरी था। जब वह जाने वाला था तो उसने देखा कि एंडरसन उसे एक नाराज औरत की तरह घूर रहा था। वह कड़वी नज़र चू फैंग को सिहरन दे रही थी। तुम क्या कर रहे हो? वह नज़र। चू फैंग ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे एक घूंसा मारा। फिर से मुझे उस तरह मत देखो। एंडरसन ने टालमटोल नहीं किया। वह बड़बड़ाया, क्या तुम बस ऐसे ही चले जाने की योजना बना रहे हो? हाँ, और क्या? चू फैंग हैरान था। अगर मैं नहीं गया तो क्या मुझे यहाँ तुम्हारे साथ हवा का आनंद लेने के लिए रुकना चाहिए?
एंडरसन लगभग भड़क गया। मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए। तुमने क्रांतिकारी सेना के एक काउंसिलर की बेटी को मार डाला। क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? तुम्हें कम से कम मुझसे इस काउंसिलर और उसके कुछ अधीनस्थों के बारे में पूछना चाहिए। साथ ही क्रांतिकारी सेना और मनुष्य दो महान प्रभाव हैं जिनका लक्ष्य एक ही है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या इन दो महान प्रभावों के एकीकरण की कोई संभावना है। क्या तुम्हें हमारी क्रांतिकारी सेना में बिल्कुल भी रुचि नहीं है? एंडरसन को अपमानित महसूस हुआ। एंडरसन को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नाराज औरत हो जो शिकायत कर रही हो। वह एक तरफा अपनी चिंता जाहिर कर रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था। इसने एंडरसन को अत्यंत उदास कर दिया। तब जाकर चूफैंग का ध्यान भंग हुआ। ओह, मैं लगभग भूल गया था। माफ करना। तुम छोड़ो। एंडरसन ने गुस्से में अपना सिर खुजलाया। ये वास्तव में चूफैंग की गलती नहीं थी। चूफैंग के दृष्टिकोण से एक काउंसिलर की बेटी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। बदला लेने की बात, क्या काउंसिलर के लोग पृथ्वी पर जा सकते हैं? अगली बार जब वह रसातल में आएगा तो उसे नहीं पता कि वह कौन सा भेष धारण करेगा, किससे बदला लेगा। वैसे भी अगर वह बदला लेता है तो ये ठीक वही है जो चूफैंग चाहता है। रसातल में आने का उसका सबसे बड़ा अफसोस क्या था? बेशक ये कि उसकी रक्तरेखा पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं हुई थी। विनाश रक्तरेखा में थोड़ा सुधार हुआ था, हालांकि प्राचीन अमर रक्तरेखा में बिल्कुल भी मजबूती नहीं आई थी। चूफैंग इस बारे में सोच रहा था कि वह अपनी रक्तरेखा को कैसे मजबूत कर सकता है। पिछले जीवन में अमर सम्राट बहुत मजबूत था। निश्चित रूप से कोई विशेष तरीका रहा होगा जिससे वह और मजबूत हुआ। दोनों दैवीय रक्तरेखाएं स्तरों में विभाजित प्रतीत होती थीं। हालांकि उसे उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसे धीरे धीरे इसे समझना होगा। काउंसिलर जितने ज़्यादा लोग भेजेगा उतना ही ज़्यादा खून वह उन्हें मारकर अवशोषित कर सकता था। सहयोग पर चर्चा करने की बात थी तो चूफैंग के पास ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। मानव प्रजाति के वर्तमान चरण में उनके लिए क्रांतिकारी सेना के संपर्क में आना अभी भी अनुपयुक्त था। पहला, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। दूसरा, उनके पास कोई आत्मविश्वास नहीं था। अगर वे सहयोग करते तो वे नुकसान में रहते। प्रकृति को अपना रास्ता लेने देना बेहतर था। चूफैंग का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। चूफैंग के चेहरे पर उदासीनता का भाव देखकर एंडरसन ने गहरी सांस ली। वह डर रहा था कि अगर वह इसे और दबाए रखता तो उसका दम घुट जाएगा। छोड़ो, मुझे अब तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बता देता हूं और खत्म करता हूं। मैंने अपने लिए ही मुसीबत मोल ली। उसने चूफैंग के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। वह सुनना भी नहीं चाहता था। उसने बस कहा, मेई वेइया के पिता मेई लॉन्ग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 16 काउंसिलरों में से एक हैं। वह व्हाइट एल्व्स का नेता है और पूरी एल्फ प्रजाति में उसका काफ़ी प्रभाव है। हाँ, सही है। क्रांतिकारी सेना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा इन 16 काउंसिलरों के पास सबसे ज़्यादा अधिकार हैं। वे कुछ A+ रैंकों को भी जुटा सकते हैं। मैं आज की घटना को तुम्हारे लिए छिपाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। मेई लॉन को देर सबेर पता चल जाएगा। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी जीवित हैं। ये कहते हुए एंडरसन ने दूसरों की ओर देखा, जिसमें तुओगो और तुओदा भाई शामिल थे। तुरंत उनके चेहरे लटक गए। हम नहीं, हमारी जान तो भाई चूफैंग ने बचाई है। चूफैंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एंडरसन मेई लॉन के नेतृत्व वाले गुट से नहीं है, वरना ये लड़का मुझे इतना कुछ नहीं बताता। जहां तक तुम दोनों की बात है, काउंसिलर जो पूछे उसका जवाब दे देना। अपने लिए मुश्किलें खड़ी करने की जरूरत नहीं है। तुओदा और तुओगू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। इस बार हम दोनों भाइयों ने भी अपनी आंखों से देखा। मेई परिवार में हम जैसे अलग उपनाम वाले एल्व्स को केवल नौकर के रूप में देखा जाता है और उनकी मर्जी से डांटा जाता है। जी रनरू की, वो में ये फंकीले जेई की, वो में बुदा सुआ हुई कुले जुई दुओ वो में जू सी छू लू लंग जियांग लाई रू गो छू फेंग संग दी यूं योंग दे जे वो में दे फंग वो में ही दिंग हुई हुई लाई। हालांकि एंडरसन ने भौहें उठाईं। वापस न जाने का फैसला मत करो। तुम लोग क्रांतिकारी सेना की रीढ़ हो। अगर तुम मेई परिवार में वापस नहीं जाना चाहते तो हमारे एन परिवार में आ जाओ। हमारे एन परिवार में मेई परिवार जैसे इतने नियम नहीं हैं। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ वे जहां कहीं भी हों सामान्य नहीं थे। मेई परिवार से उन्हें चुरा लेना बहुत अच्छा होगा। चूफैंग ने एंडरसन की ओर नाराजगी से देखा। ये लड़का मौके का फायदा उठाने में काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये दोनों भाइयों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता था। चूंकि एन परिवार ने दोनों भाइयों को ले लिया था, इसका मतलब था कि वे सुरक्षित थे। मेई लॉन के उनके पीछे जाने की संभावना नहीं थी। यह मामला सुलझ गया। एंडरसन काफ़ी खुश था। उसने चूफैंग की तिरस्कार भरी नज़र को नज़रअंदाज किया और जारी रखा, दरअसल तुम पहले मानव हो जो रसातल में आए हो। मेई लॉन को छोड़कर, जो शायद तुमसे बदला लेना चाहेगा, क्रांतिकारी सेना के अन्य गुट इतने अदूरदर्शी नहीं होंगे।
वे शायद उसे तुमसे बदला लेने से रोकने की कोशिश भी करें। हमारा एन परिवार भी मामले को सुलझाने में मदद करेगा। इसके अलावा तुम मनुष्य बहुत कुशलता से भेष बदल लेते हो। आत्मा परिवर्तन योद्धा इसे भेद नहीं सकते। मेई लॉन्ग के लिए तुम्हें ढूंढना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि तुम हमें अपना असली चेहरा न दिखाओ। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। चू फैंग ने उदासीनता से सिर हिलाया। भले ही एंडरसन ने यह न कहा होता, वह इतना मूर्ख नहीं था कि इतने सारे लोगों के सामने अपना असली चेहरा दिखाए। हाँ, सही है। क्या तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्टोन है? एक निशान छोड़ दो ताकि हम भविष्य में एक दूसरे से संपर्क कर सकें। एंडरसन नहीं चाहता था कि वह भविष्य में चू फैंग से संपर्क न कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या मनुष्यों के साथ संपर्क टूट नहीं जाएगा? चू फैंग ने सिर हिलाया। मैं तो बस एक मानव हूँ। मेरे पास रसातल की कोई चीज़ कैसे हो सकती है? मेरे पास यहाँ एक खाली है, लेकिन यह निम्न श्रेणी का है। ये केवल 1000 मील के दायरे में संदेश भेज सकता है। तुओदा ने जल्दी से एक छोटा सा पत्थर निकाला जिस पर विशेष उतार चढ़ाव था। चू फैंग ने हिचकिचाहट नहीं की। ये चीज़ मनुष्यों के फ़ोन की तरह थी और यह महंगी नहीं थी। पिछले जीवन में उसने एक उच्च श्रेणी का कम्युनिकेशन स्टोन प्राप्त किया था। ये पूरे रसातल में संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने एक दूसरे पर अपने निशान छोड़े। चू फैंग ने और देर नहीं की। उसने नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को अपने पेट बीस्ट बॉल में रखा और आकाश में उड़ गया। जमीन पर एंडरसन, तुओदा और तुओबू ने देखा कि चू फैंग की आकृति धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो रही थी। एंडरसन ने एक लंबी सांस छोड़ी और बड़बड़ाया, मुझे लगता है कि इस सनकी की वजह से रसातल फिर कभी शांत नहीं रहेगा। चू फैंग के जाने के बाद वह सीधे ऊंचे बादलों में उड़ गया। यहाँ तक कि साधारण उड़ने वाले जानवर भी यहाँ नहीं आते थे। तब जाकर वह सुरक्षित था। चू फैंग ध्वनि की गति से 8 गुना तेज गति से दक्षिण की ओर उड़ता रहा। उसके पिछले जीवन की यादें उसके दिमाग में बार बार चल रही थीं। दूसरे स्तर के दक्षिण में एक विशाल समुद्र था। समुद्र में अनगिनत खतरे थे, शक्तिशाली क्रूर जानवर और जोखिम भरे प्राकृतिक वातावरण। इसलिए कोई नहीं जानता था कि इसकी सीमाएं कहाँ थीं। चू फैंग जिस जगह जाना चाहता था वह दक्षिणी समुद्र में गहरे एक एकांत द्वीप पर स्थित थी। ये वह जगह थी जिसे पिछले जीवन में मनुष्यों ने शापित द्वीप कहा था। इसका कारण वहां रहने वाले क्रूर जानवर थे। चाहे कोई भी प्रजाति हो, कोई भी ये रैंक तक उन्नति नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे एक प्रतिबंध हो जो सभी प्राणियों को उनकी बेड़ियों को तोड़ने से रोकता हो। पिछले जीवन में एक शीर्ष बी रैंक मानव ने इसे आजमाया था। जब तक कोई उस छोटे द्वीप पर था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे सफलता नहीं मिल सकती थी। जो कोई भी द्वीप पर कदम रखता था उसे ऐसा लगता था जैसे वह शापित हो गया हो। उन्नति करने का एकमात्र तरीका उस जगह को छोड़ना था। ए रैंक से ऊपर का कोई भी प्राणी द्वीप पर कदम रखने के बाद रहस्यमय तरीके से मर जाता था। यहाँ तक कि A+ रैंक वाले भी अपवाद नहीं थे, इसीलिए इसे शापित द्वीप कहा जाता था। ये भी रैंक क्रूर जानवरों के लिए स्वर्ग था। नाम शुभ नहीं था, लेकिन यह वास्तव में राक्षसों को मारने के लिए एक खजाने की जमीन थी। वहाँ भी रैंक क्रूर जानवरों के समूह रहते थे। फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल्स का एक झुंड लाकर वह तब तक राक्षसों को मार सकता था जब तक कि उसके हाथ कमजोर न पड़ जाएं। चू फैंग केवल एक सी रैंक था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से शाप की परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले ही नाइटमेयर इंगेस्टिंग बीस्ट किंग को अपने पेट बॉल में रख लिया था। पिछले जीवन में मनुष्यों ने परीक्षण किया था कि पेट बीस्ट बॉलर्स में ए रैंक पालतू जानवर नहीं मरते थे। हालांकि जैसे ही उन्हें बाहर निकाला जाता था वे निश्चित रूप से मर जाते थे। यहाँ तक कि जो तुरंत भाग गए वे भी अपवाद नहीं थे। शापित द्वीप बस इतना अजीब था। वे पूरे एक दिन और रात उड़ते रहे। जब सूरज उगा तो चू फैंग आखिरकार द्वीप की धुंधली रूपरेखा देख पाया। इस एक नज़र ने चू फैंग के दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। आकाश से नीचे देखने पर यह कोई छोटा द्वीप कैसे था? ये स्पष्ट रूप से एक कब्र थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चू फैंग इतना हैरान था। पिछले जीवन में वह केवल बी रैंक योद्धा के रूप में यहाँ आया था। उस समय वह उड़ नहीं सकता था। वह नाव से इस द्वीप पर आया था। ए रैंक और यहाँ तक कि A+ रैंक तक उन्नति करने के बाद उसने फिर से इस अजीब द्वीप के पास आने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए वह कभी भी हवा में तैरकर पूरे द्वीप को नहीं देख पाया था। लेकिन आज चू फैंग को आकाश से पूरे द्वीप का अच्छा दृश्य मिला। यह एक विशाल कब्र की तरह था। इसके बीच में एक ऊंचा पहाड़ था। उस विशाल पर्वत के सामने एक विशाल पत्थर की पटिया थी। चू फैंग ने गहरी सांस ली। उसने पहले सोचा था कि यह एक चट्टान थी। कब्र के मुख्य क्षेत्र के बाहर आसपास एक बड़ा हरा भरा प्राचीन जंगल था। वहाँ अनगिनत ऊंचे पेड़ थे। जैसे मनुष्य कब्रिस्तान के आसपास कुछ पेड़ लगाना पसंद करते हैं। ये सुबह का समय था। द्वीप पर धुंध की एक पतली परत छाई थी। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस पल चू फैंग को एक डरावनी सनसनी महसूस हुई। ये भयावह था।
उस पल चू फैंग को वास्तव में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद चू फैंग ने दांत पीस लिए। वह खजाने के पहाड़ से खाली हाथ नहीं लौट सकता था। वह पहले ही यहाँ आ चुका था। पिछले जीवन में इतने सारे मनुष्य यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ था। जब तक वह सावधान रहता उसे कुछ नहीं होता। अचानक चू फैंग को कुछ याद आया। अगर उसने द्वीप पर बी रैंक से कहीं अधिक ताकत दिखाई तो क्या होगा? क्या वह बिना कारण जाने मर जाएगा? इस विचार ने चू फैंग के रोंगटे खड़े कर दिए। वह अपनी पूरी ताकत बिल्कुल नहीं दिखाएगा। शायद वह ठीक रहेगा। आखिरकार वह वास्तव में एक सी रैंक योद्धा था। वह अभी भी उस रैंक की सीमा से बहुत दूर था, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर था। यहाँ की अजीब स्थिति को पूरी तरह समझने से पहले चू फैंग को लगा कि सतर्क रहना बेहतर था। इसके बारे में सोचते हुए वह द्वीप पर उतर गया। उस पल चू फैंग अब पहले की तरह निश्चिंत नहीं था। वह राक्षसों को मारने के बाद तुरंत जाने की योजना बना रहा था। पृथ्वी पर लौट जाओ। इस निर्जन द्वीप पर चू फैंग अपने मूल रूप में लौट आया था। उसके पास अभी भी कुछ डिस्गाइज पोशन था, लेकिन उसे पृथ्वी वापस जाने के रास्ते में इसका उपयोग करना था। उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ कितना समय रहना पड़ेगा। जितना हो सके बचाना चाहिए। चू फैंग जहाँ उतरा वह कब्र से काफ़ी दूर था। यह अधिकतम परिधीय क्षेत्र माना जाता था। उसके आसपास आसमान को छूने वाले ऊंचे पेड़ थे। समय समय पर वह बंदरों की चीखें, भेड़ियों की गुर्राहट और पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता था। इन आवाज़ों को सुनकर चू फैंग तुरंत उत्साहित हो गया। चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुका था, वह जैसा आया वैसा ही लेगा। अंक प्राप्त करना ही सही रास्ता था। ये आवाज़ें बी रैंकों का प्रतिनिधित्व करती थीं। शायद कुछ कमज़ोर सी रैंक समूह भी थे, लेकिन चू फैंग को स्पष्ट रूप से उनमें कोई रुचि नहीं थी। इससे पहले कि चू फैंग शिकार की तलाश में निकल पाता, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे निशाना बना रहा हो। वह तेजी से मुड़ा। जंगल की गहराइयों में कई रक्त लाल भयंकर नजरें चू फैंग को घूर रही थीं। वह खून की प्यासी डेमन वुल्व्स के एक झुंड से घिर गया था, जो सुबह सुबह शिकार के लिए जाग गए थे। चू फैंग हैरान नहीं हुआ। इसके बजाय वह बहुत खुश था। हाँ, क्या मैं सीधे भेड़ियों के गड्ढे में उतर गया? मुझे नहीं पता कि कितने हैं। चूंकि उसके पास केवल 5 फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल बचे थे, इसका मतलब था कि चू फैंग इस बार अधिकतम 5 समूहों के राक्षसों को मार सकता था, इसलिए उसे अपने पुरस्कारों को अधिकतम करना था। जैसे ही चू फैंग सोच रहा था, एक खून की प्यासी डेमन वुल्फ ने अचानक अपना खूनी मुंह खोला और उसे काटने के लिए आया। चू फैंग मुस्कुराया। बस एक हल्की सी हरकत के साथ उसने फुर्ती से इसे चकमा दे दिया। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के एक समूह और यहाँ तक कि एक A+ रैंक के अवतार के साथ लड़ने के बाद चू फैंग के पिछले जीवन के युद्ध कौशल पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे। उसके लिए एक B रैंक प्राणी का हमला बच्चों के खेल जैसा था। हमले की गति बहुत धीमी थी। हमले बहुत सीधे थे और उनमें कोई विविधता नहीं थी। अगर चू फैंग चाहता तो वह उस खून की प्यासी डेमन वुल्फ को उसी पल मार सकता था जब वह इसके पास से गुजरा। इसके लिए B रैंक से अधिक शक्ति का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि चू फैंग इतना आलसी था कि उसने कुछ नहीं किया। उन्हें एक एक करके मारने से केवल कुछ अंक मिलते। यह उसके दांतों के बीच के अंतर को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। चू फैंग ने अपने सामने खून की प्यासी डेमन वुल्व्स की संख्या का मोटा मोटा अनुमान लगाया। केवल 30 थे। ये बहुत कम था। यह शायद भेड़ियों के झुंड का केवल एक हिस्सा था। इसलिए अगले ही पल चू फैंग ने अपना फैसला कर लिया। भेड़ियों को टहलाओ। जबकि बाकी लोग अपने कुत्तों को टहलाते थे, चू फैंग भेड़ियों को टहलाता था। उसका लक्ष्य था उनके अड्डे को ढूंढना। ये लोग शायद नाश्ते के लिए बाहर निकले थे, इसलिए झुंड ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए था। फिर चू फैंग ने जानबूझकर भेड़ियों के झुंड को उकसाया। ये पक्का करने के बाद कि उसने सभी डेमन वुल्व्स को भड़का दिया था, उसने अपनी गति बढ़ा दी और भाग गया। उसके पीछे गुस्साए डेमन वुल्व्स का एक समूह उसका पीछा कर रहा था। वह बहुत ज़्यादा धमकाने वाला था। आगे चल रहे सी रैंक बंदर प्राणी ने वास्तव में सभी डेमन वुल्व्स के पिछवाड़े पर लात मारी थी। इस तरह इस निर्जन द्वीप पर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। एक मानव अपनी जान बचाने के लिए निश्चिंत गति से भाग रहा था, जबकि उसके पीछे डेमन वुल्व्स का एक समूह उसका पीछा कर रहा था। जब चू फैंग भाग रहा था, उसने अपनी इंद्रियों का उपयोग करके उनके अड्डे की स्थिति को छानबीन की। इससे पहले कि चू फैंग कुछ महसूस कर पाता, उसके पीछे के भेड़ियों ने अचानक सामूहिक रूप से गुर्राना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने साथियों को बुला रहे हों। तुमने बाकी भेड़ियों को बुलाया? छी छी, ये छोटे लोग कितने आज्ञाकारी हैं। चू फैंग तो इन प्यारे लोगों की तारीफ करना चाहता था। तुम्हें पता है कि इसे ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए तुमने भेड़ियों को बुला लिया। इस विचार के साथ चू फैंग ने जल्दी से अपनी गति कम कर दी। उसे डर था कि अगर भेड़िए उसका पीछा नहीं कर पाए तो वे पीछे हट जाएंगे। जल्द ही चू फैंग ने अचानक अपने आसपास कई ऊर्जा स्रोतों को प्रकट होते हुए महसूस किया। लाल रंग की आंखों की जोड़ियां चू फैंग को घूर रही थीं।
सामान्य लोगों के पैर शायद इतने सारे भयंकर दिखने वाले प्राणियों के घूरने से कमजोर पड़ गए होते। पिछले जीवन में, यहाँ तक कि उन बी रैंक योद्धाओं को जो स्क्रॉल साथ लाए थे, राक्षसों को मारते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे वास्तव में बी रैंक क्रूर जानवरों के एक बड़े समूह से घिर गए तो भागने की बात भूल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा वे स्क्रॉल का उपयोग कर सकते थे और साथ में नष्ट हो सकते थे। वे चू फैंग जितने कुशल नहीं थे, लेकिन अब डेमन वुल्व्स का ये झुंड चू फैंग द्वारा पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, चू फैंग ने गिनती शुरू कर दी थी। 1, 2, 3। जितना चू फैंग गिनता गया उतना ही वह उत्साहित होता गया। 102, बढ़िया, और सभी बी रैंक हैं। शानदार। वह अब उनसे निपटने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। चू फैंग आसमान में उड़ा और उनके घेरे से बाहर निकल गया। पीछे छूट गए खून की प्यासी डेमन वुल्व स्तब्ध रह गए। ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई एक विशेष उपकरण था और इसे यहाँ के नियमों द्वारा शापित नहीं किया जाता था। हवा में तैरते हुए चू फैंग की आंखें नीचे 100 से अधिक खून की प्यासी डेमन वुल्व्स को देखकर लालच से भरी थीं। थोड़ी देर में ये सब अंत बन जाएंगे। बिना हिचकिचाहट के उसने एक फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। चू फैंग को चिंता थी कि अगर वह ज़्यादा देर करता तो कुछ खून की प्यासी डेमन वुल्व स्क्रॉल के नुकसान की सीमा से बाहर भाग जाएंगे। धम, एक जोरदार विस्फोट हुआ। चू फैंग के पैरों के नीचे तुरंत आग का सागर प्रकट हो गया। खून की प्यासी डेमन वुल्व्स जलकर राख हो गए। आग के फैलने के प्रभाव के साथ ये खून की प्यासी डेमन वुल्व्स भाग भी नहीं पाए। उनमें से बड़ी संख्या में मर गए। दूसरी ओर आग में मौजूद पेड़ केवल चटकने की आवाज़ें निकाल रहे थे, लेकिन कुछ ही पेड़ जल रहे थे। शापित द्वीप के पेड़ विशेष थे। चू फैंग अपने पिछले जीवन में इसे नहीं समझ पाया था, लेकिन अब वह समझ गया था। शायद इसलिए कि ये पेड़ बहुत ज़्यादा यीन ऊर्जा से दूषित हो गए थे। सामान्य आग से इन्हें जलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए भले ही जमीन फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म से ढकी थी, वे अभी भी दृढ़ता से खड़े थे। चू फैंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि पेड़ जले या नहीं। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि इस लहर में वह कितने अंक कमा सकता था। अचानक गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की अधिसूचना की आवाज़ उसके दिमाग में ऐसी गूंजी जैसे कोई स्विच चालू हो गया हो। यह पागलपन से अधिसूचनाएं भेजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग ने गोल्डन रैंकिंग लिस्ट की अधिसूचनाएं चालू कर दी हों। उसके हत्याओं के बारे में अधिसूचनाएं बर्फ के टुकड़ों की तरह थीं। उन्हें पढ़ने का समय नहीं था। चू फैंग ने उन्हें मोटे तौर पर देखा। बी रैंक खून की प्यासी डेमन वुल्फ की साधारण हत्या। पुरस्कार 2500 अंक। एक रैंक ऊपर के प्राणी की सफल क्रॉस रैंक हत्या। अतिरिक्त पुरस्कार अंक 100%। कुल पुरस्कार अंक 5000 अंक। बी रैंक खून की प्यासी डेमन वुल्फ की साधारण हत्या। पुरस्कार 2500 अंक। एक रैंक ऊपर के प्राणी की सफल क्रॉस रैंक हत्या। अतिरिक्त पुरस्कार अंक 100%। कुल पुरस्कार अंक 5000 अंक। बी रैंक खून की प्यासी डेमन वुल्फ की साधारण हत्या। पुरस्कार 3000 अंक। एक रैंक ऊपर के प्राणी की सफल क्रॉस रैंक हत्या। अतिरिक्त पुरस्कार अंक 100%। कुल पुरस्कार अंक 6000 अंक। उसकी हत्याओं के बारे में 102 अधिसूचनाएं थीं। कोई भी नहीं भाग पाया था। 5 मिनट के भीतर चू फैंग ने केवल एक स्क्रॉल फेंका था। उसने वहां से कुल 528,000 अंक प्राप्त किए। ये पृथ्वी डेमन रेस को मारने से कहीं ज़्यादा आसान था। बेशक भले ही अन्य मनुष्य इस जगह पर स्क्रॉल लाए हों, चू फैंग की तरह एक बार में 500,000 से 600,000 अंक जमा करना उनके लिए असंभव था। साधारण मानव बी रैंक योद्धा उड़ नहीं सकते थे और उनके पास चू फैंग की ताकत नहीं थी। उन्हें राक्षसों को लुभाने में सावधानी बरतनी पड़ती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें क्रॉस रैंक हत्या का कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं मिलता था। एक बार में 30,000 या 50,000 अंक प्राप्त करना पहले ही अच्छा था। इसके अलावा उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। हालांकि उनकी पूंजी लागत पहले से ही एक फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल होगी जिसकी कीमत 10,000 अंक थी। यह अभी भी एक लाभकारी व्यवसाय था। पिछले जीवन में यहाँ सोना खोजने के लिए काफ़ी संख्या में मनुष्य आए थे। बिना समय बर्बाद किए चू फैंग ने विभिन्न क्रूर जानवरों की आदतों के आधार पर अन्य बड़े बी रैंक कबीलों के निशान खोजने शुरू कर दिए। उसने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे, विभिन्न क्रूर जानवरों की चीखें सुनी और यहाँ तक कि उनके मल को भी देखा। चू फैंग आसानी से यह निर्धारित कर सकता था कि उसके सामने कौन से क्रूर जानवर थे। वह उनकी संख्या का भी मोटा मोटा अनुमान लगा सकता था। यह अनुभव का महत्व था। यहाँ उसे ए रैंक या उससे भी मजबूत क्रूर जानवरों के अंधेरे में छिपे होने और अचानक उस पर हमला करने की चिंता नहीं थी। इसलिए उसकी सुरक्षा अभी भी सुनिश्चित थी। यह एकाकी द्वीप काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करता था। प्राचीन जंगल और भी घना था। इसके अंदर अनगिनत क्रूर जानवर रहते थे। इसलिए चू फैंग के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप क्रूर जानवरों का एक समूह ढूंढना अभी भी आसान काम नहीं था। वह चलता और रुकता रहा।
इस तरह आधा दिन बीत गया। रास्ते में चू फैंग ने कई क्रूर जानवरों के कबीलों को खोजा। दुर्भाग्य से उनकी संख्या बहुत कम थी, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 10 या इतने ही थे। चू फैंग को उनमें कोई रुचि नहीं थी। यह एक गर्म दोपहर थी। चू फैंग ने लापरवाही से एक बड़ा पेड़ ढूंढा और उस पर क्रॉस लेग बैठ गया। वह थोड़ा आराम करने की योजना बना रहा था ताकि फिर से खोज शुरू कर सके। हालांकि इससे पहले कि चू फैंग का पिछवाड़ा भी गर्म हो पाता, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके नीचे की मिट्टी से बड़ी मात्रा में तीक्ष्ण आभा निकलने वाली थी जो उस पर हमला करने वाली थी। ये घातक नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी संख्या बहुत थी। चू फैंग तुरंत उछल पड़ा। सुरक्षा के लिए उसने तुरंत ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई का उपयोग किया। हवा में तैरते हुए उसने उस जगह को घूरा जहां वह बैठा था। न देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही उसने देखा, चू फैंग खुशी से बेहोश होने वाला था। ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स। ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स का एक काला समूह था। लगता था कि वह अभी उनके छत पर बैठ गया था, इसीलिए उस पर हमला हुआ था। ये जैसे आसमान से मांस का टुकड़ा गिर गया हो। ये शानदार था। वह उपयुक्त क्रूर जानवरों के समूह को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देने आए थे। ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स हाइमेनोप्टेरा कीट वर्ग के प्राणी जो बड़े समूहों में एक साथ रहते थे। वे लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे और पूरी तरह से काले थे। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती थी, उनका कद भी धीरे धीरे बढ़ता था। सबसे लंबा शायद आधा मीटर से कम था। ये लोग उसी रैंक के क्रूर जानवरों में सबसे निचले पायदान पर माने जा सकते थे। उनके पास प्रभावी आक्रामक और रक्षात्मक तरीके नहीं थे। उनकी ताकत के अलावा, जो थोड़ी अधिक थी, वे लगभग बेकार थे। एक समय में वे क्रूर जानवरों की शिकार सूची में सबसे ऊपर थे। वे लगभग विलुप्त होने की कगार पर खाए जा चुके थे। उसे नहीं पता था कि शापित द्वीप पर ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स का इतना बड़ा समूह मिलेगा। उन कई आभाओं से जो अभी उस पर हमला करने वाली थीं। लगता था कि डी रैंक से लेकर बी रैंक तक की चींटियां थीं। बी रैंकों के बराबर ब्लैक स्ट्रेंथ एंट को जन्म दे पाना, इसका मतलब था कि यह कबीला काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जब तक उनकी संख्या पर्याप्त थी, गुणात्मक परिवर्तन हो सकता था। वे अन्य क्रूर जानवरों को भी अपना भोजन बना सकते थे। इसके अलावा वे भोजन के मामले में बिल्कुल भी नखरे नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, खून की प्यासी डेमन वुल्व्स को लें। अगर वे वास्तव में ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स से भिड़ गए, तो एक अगरबत्ती जलने के समय से भी कम में वे इन चींटियों द्वारा खा लिए जाते। हालांकि ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट को क्रूर जानवरों में सबसे कमजोर माना जा सकता था, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। कोई भी चींटी कॉलोनी में हजारों की संख्या में होते थे। केवल चू फैंग ने पहले जो महसूस किया था, उससे ही 50 से 60 बी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स पहले ही थे। जमीन के नीचे इससे भी ज़्यादा हो सकते थे जितना वह महसूस कर सकता था। बी रैंक से नीचे वालों की तो चू फैंग गिनती भी नहीं कर पा रहा था। रूढ़िगत अनुमान से 10,000 से अधिक, या शायद सैकड़ों हजारों होंगे। ये जैसे चींटी के घोंसले को छेड़ना था। चू फैंग हैरान नहीं हुआ। इसके बजाय वह बहुत खुश था। ये राक्षसों को मारने का सबसे अच्छा संसाधन था। हालांकि उसका मुख्य लक्ष्य बी रैंक क्रूर जानवर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल फेंकता था, तो बी रैंक क्रूर जानवर उसे सबसे ज़्यादा लाभ देते थे और उनकी लागत दक्षता अनुपात सबसे ज़्यादा था। अगर कुछ 100 सी रैंक होते, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 से 9,000 अंक दे पाते। उन्हें उच्च स्तर के प्राणियों को मारने का अतिरिक्त पुरस्कार नहीं मिलता था। ये लागत को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था। स्वाभाविक रूप से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि सी रैंक राक्षसों को मारे। हालांकि ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट जैसे कबीले के लिए यह अलग था। शायद बी रैंकों की संख्या कम थी, लेकिन उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में थी। चाहे वे कितने भी कमजोर हों, चाहे वे कितने ही कम अंक दें, कई छोटे छोटे बूंदें मिलकर समुद्र बनाती हैं। कई छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत कुछ बनाती हैं। यह अभी भी अंकों का एक विशाल योग होगा। चू फैंग की आंखें जुनून से जल रही थीं। अपने अनुभव के आधार पर उसने चींटी कॉलोनी द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का मोटा मोटा अनुमान लगाया। यह विशाल था। एक फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। हालांकि चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। इस बार का लाभ निश्चित रूप से कल्पना से परे था। उसने अन्य क्रूर जानवरों की खोज करने की परेशानी से खुद को बचा लिया था। ज़्यादातर काली चींटियों के जमीन के नीचे होने की बात थी, तो वह भी ठीक था। इन लोगों के पास कोई रक्षात्मक साधन नहीं थे और वे आग से बहुत डरते थे। उसका मुख्य लक्ष्य भी सी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स का बड़ा समूह था। फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म की ताकत के साथ, भले ही वे जमीन से अलग हों, वह उन्हें जला सकता था। स्थान निर्धारित करने के बाद अपने उत्साह में चू फैंग की तात्कालिक गति ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक हो गई। लगभग उसी समय उसने 3 अलग अलग स्थानों पर स्क्रॉल फेंके। अगले ही पल आग की लपटें आसमान में उड़ीं और हर दिशा से धुआं उठा। आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। गर्मी की लहरें हर दिशा में फैल गईं। जमीन के नीचे मुख्य लक्ष्य था।
चटकने की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थीं। हवा में भुने हुए मांस की खुशबू तैर रही थी। चू फैंग अवाक रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे क्रूर जानवर इन ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स को खाना पसंद करते हैं। ये चीज़ वास्तव में भूनने के बाद इतनी सुगंधित महकती है। चू फैंग हवा में तैर रहा था, चुपचाप आग के बुझने का इंतजार कर रहा था। उसी समय चू फैंग को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फटने वाला था। पहले से कहीं ज़्यादा तेज और उग्र अधिसूचना अलर्ट बाहर निकल रहे थे। चू फैंग ने जल्दी से अधिसूचना अलर्ट बंद कर दिया। उसे थोड़ा आघात पहुंचा था। अगर यह बात बाहर निकल गई तो शर्मनाक होगा। चू फैंग, जिसे एक रैंक का अवतार भी नहीं संभाल सका, लगभग अपने दिमाग में अधिसूचनाओं से मर गया था। यह नहीं पता कि कितना समय बीत गया। चू फैंग को ऐसा लगा जैसे आसमान अंधेरा हो गया हो। आग धीरे धीरे बुझ गई। उसने जली हुई जमीन को देखा। चू फैंग ने अजीब ढंग से खांसा, ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में पूरे कबीले का सफाया कर दिया। जंगल का नियम ही रसातल का नियम था। चू फैंग को कोई अपराधबोध नहीं था। वह शुरू से ही कोई अच्छा इंसान नहीं था, और संत तो बिल्कुल भी नहीं। इस युग में अच्छे लोग जीवित नहीं रह सकते थे। केवल निर्दयी होकर ही कोई लंबे समय तक जीवित रह सकता था। ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स नहीं बचे थे, चू फैंग हवा में उड़ गया। उसने एक जगह ढूंढी और आराम करने बैठ गया। अब पुरस्कारों की गिनती करने का समय था। ये चू फैंग का सबसे पसंदीदा हिस्सा था। क्योंकि अधिसूचनाएं बहुत ज़्यादा थीं, चू फैंग को मोटे तौर पर गणना करने में पूरे 2 घंटे लग गए। बी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स की संख्या वास्तव में सबसे कम थी, लेकिन ये केवल पूरे कॉलोनी के सापेक्ष था। वास्तव में इनकी संख्या लगभग 200 थी। हालांकि क्योंकि वे बहुत कमज़ोर थे, गोल्डन रोल द्वारा दिए गए अंक लगभग न्यूनतम थे। प्रत्येक की कीमत 1000 अंक थी, और क्रॉस रैंक हत्या के पुरस्कार के साथ ये केवल 2000 अंक था। ये 200 मजबूत काली चींटियां कुल मिलाकर 400,000 अंक दे गईं। ये कम भी नहीं था। मुख्य योगदानकर्ता अभी भी सी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स थे। अंतिम योग को देखकर चू फैंग अवाक रह गया। वह मदद नहीं कर सका और हौंफने लगा। मैंने कितने पाप किए हैं। सी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स, प्रत्येक के लिए 20 अंक, बिना किसी क्रॉस रैंक हत्या के पुरस्कार के। लेकिन फिर भी उन्होंने चू फैंग को 1.6 मिलियन अंक दिए। दूसरे शब्दों में, चू फैंग ने 80,000 सी रैंक ब्लैक एंट्स को जला दिया था। बाकी सबसे ज़्यादा संख्या में डी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स थे। संख्या के मामले में चू फैंग ने उन्हें गिनने की जहमत भी नहीं उठाई। वे बस बहुत ज़्यादा थे। अगर वह उन्हें गिनता तो शायद इसमें कुछ दिन लग जाते। चू फैंग कोई मूर्ख नहीं था। उसने अपने कुल अंकों में से अभी अभी गिने गए अंकों को घटा दिया। जो बचा वह डी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स द्वारा दिए गए अंक थे, 400,000। ये जानना जरूरी था कि ये डी रैंक क्रूर जानवरों में सबसे कमज़ोर थे। अगर वे प्रत्येक के लिए 2 या 3 अंक के लायक थे तो ये बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन यही परिणाम था। चू फैंग ने गहरी सांस ली। तुम लोग बेहतर होगा कि चीख से मर गए हो। भूत बनकर आधी रात को मेरे पास मत आना। हम रसातल में ऐसा नहीं करते। कुल मिलाकर 2.2 मिलियन अंक, ये 3 स्क्रॉल्स द्वारा लाए गए लाभ थे। इस भयानक आय ने, यहाँ तक कि पूंजीपति भी इसे देखकर रो पड़ते। इस बिंदु पर चू फैंग का कुल अंक शेष 6.8 मिलियन था। 10,000 के बाद की संख्या को छोड़ दिया गया था। केवल एक फ्लेम ड्रैगन स्टॉर्म स्क्रॉल बचा था। हालांकि चू फैंग को अब लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार की फसल उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। 2 हफ्ते पहले की बात सोचकर वह अपनी पहली 70,000 अंकों की कमाई से इतना खुश हो गया था कि वह खुद को भूल गया था। अब चू फैंग बहुत शांत था। वह 2 हफ्ते पहले के अपने आप को भी तुच्छ समझने लगा था। हालांकि ये सोचकर कि बर्बादी करना शर्मनाक है, चू फैंग ने अभी भी पूरी कोशिश करने की योजना बनाई। उसे इस आखिरी स्क्रॉल का अच्छा उपयोग करना था। वह अपनी यात्रा पर क्रूर जानवरों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार चू फैंग की किस्मत शायद ग्रेट स्ट्रेंथ ब्लैक एंट्स पर खर्च हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। इसके अलावा वह पहले ही द्वीप के केंद्र में पहुंच चुका था। अगर वह आगे बढ़ता तो चू फैंग को लगता था कि वह एकाकी द्वीप के असली मूल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, वह जगह जहां कब्र थी। चू फैंग वास्तव में डर गया था। इससे ज़्यादा देर करना इसके लायक नहीं था। उसने सोचा। चू फैंग ने कुछ दर्जन बी रैंक क्रूर जानवरों का एक समूह ढूंढकर उस पर स्क्रॉल का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि ठीक उसी समय जब चू फैंग ने अपना फैसला किया, उसने अचानक पास ही में एक अत्यंत सघन रक्तरेखा आभा को महसूस किया। यह आभा जैसे एक जलती हुई गर्मी लिए हुए थी। चू फैंग की विनाश रक्तरेखा के लिए यह ऐसा था जैसे उसने एकदम सही पोषण गोली देख ली हो। उसके कोशिकाओं की गहराई से आने वाली भूख की भावना ने चू फैंग के पैरों को हिलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह आभा मूल क्षेत्र से आ रही थी। चू फैंग हिचकिचाया, लेकिन उसके शरीर की तत्काल जरूरत ने चू फैंग को लगभग बेहोश कर दिया। प्रवेश करो,
पिछले जीवन में जब किसी को नहीं पता था कि यह एक कब्र है, तब लोग मूल क्षेत्र में गहरे तक गए थे। किसी ने भी वहां कुछ भयानक होने की बात नहीं सुनी थी। बेशक ये भी संभव था कि खतरनाक प्राणियों का सामना करने के बाद उनके पास फिर से बोलने का मौका ही नहीं था। उस पल चू फैंग केवल खुद को सांत्वना दे रहा था। धन खतरे से आता है। नए युग में कौन सा मानव योद्धा चाकू की धार पर नाचता नहीं था। हर बार जब वे रसातल में जाते थे, वे अपनी जान को दांव पर लगाते थे। मनुष्यों में कभी भी अपनी जान के लिए लड़ने की भावना की कमी नहीं थी। इसी कारण से वे कुछ ही वर्षों में इतना कुछ हासिल कर पाए थे। अनगिनत विशेषज्ञ पैदा हुए थे। यहाँ तक कि रसातली डेमन रेस को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि मानव विशेषज्ञों से निपटना मुश्किल था। इसके अलावा चू फैंग के पास ब्लेजिंग विंग्स ऑफ द स्काई थे। अगर स्थिति अच्छी नहीं लगी तो वह तुरंत भाग जाएगा। जीवित रहने की क्षमता के मामले में वह साधारण मनुष्यों से कहीं ज़्यादा मजबूत था। अपना फैसला करने के बाद चू फैंग ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। वह उस रक्तरेखा आभा की ओर दौड़ा जो उसे आकर्षित कर रही थी। रास्ते में चू फैंग अत्यंत सावधान था। वह लगातार सोच रहा था कि उसे किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कैसे हल करना चाहिए। लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो आसपास केवल पेड़ ही थे। मूल क्षेत्र की परिधि की तुलना में यहाँ बस जमीन पर बहुत सारे पत्थर और मलबा थे। इसके अलावा चू फैंग को कुछ और महसूस नहीं हुआ। उस जगह पर खड़े होकर चू फैंग की भौहें सिकुड़ गईं। ये वही जगह होनी चाहिए जो मैंने अभी महसूस की थी। चू फैंग को यकीन था कि उसकी अनुभूति सही थी। इससे पहले कि चू फैंग कुछ और सोच पाता, उसकी नज़र अचानक गंभीर हो गई। पीछे यह एक जीवित प्राणी है। वह आकर्षण की भावना फिर से प्रकट हुई और वह चू फैंग के पीछे के पेड़ पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चू फैंग पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। चूंकि उसे नहीं पता था कि उसका दुश्मन क्या है, चू फैंग ने उनके खेल में ही उन्हें हराने का फैसला किया। कुछ भी नहीं जानने का नाटक करते हुए वह आगे चलता रहा। अगले ही पल जब चू फैंग ने अगला कदम उठाने के लिए अपना पैर बढ़ाया, उसने महसूस किया कि वह जीवित प्राणी हिल गया था। वूश! वह चू फैंग के पीछे पहुंच गया। उसे लगा कि उसने खुद को पूरी तरह छिपा लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि चू फैंग के लिए उसकी सघन रक्तरेखा आभा एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी जो लगातार चू फैंग को सचेत कर रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, चू फैंग अचानक मुड़ा। वह पूरी तरह से हमले से बच गया। उसी समय उसने स्पष्ट रूप से देख लिया कि उस पर हमला करने वाला क्या था। पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म! चू फैंग ने आश्चर्य में चिल्लाकर कहा। यह झटका नहीं था बल्कि गहरा भ्रम था। ये पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म कैसे हो सकता है? असंभव! चू फैंग इस तरह के क्रूर जानवर के बारे में जानता था। यह एक पूरी तरह से ठंडा प्राणी था, यहाँ तक कि उसका खून भी ठंडा था। इसके पास इतनी समृद्ध और जलती हुई रक्तरेखा शक्ति कैसे हो सकती थी? ये सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। ये पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म केवल बी रैंक के शिखर पर था। ये चू फैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अगर वह चाहता तो चू फैंग इसे तुरंत मार सकता था और इसकी रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित कर सकता था। हालांकि चू फैंग ने ऐसा नहीं किया। वह बस पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म के हमलों से लगातार बचता रहा। उसी समय वह इसके शरीर का अवलोकन करता रहा। यह एक सामान्य पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म है। इसका शरीर का आकार, आकृति और शल्क सभी सामान्य हैं। साथ ही द्वीप के प्रतिबंधों के कारण ये भी रैंक से आगे नहीं है। लेकिन इसकी समृद्ध रक्तरेखा शक्ति कहाँ से आए? चू फैंग गहरे विचार में डूब गया। जब चू फैंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म फिर से उसकी ओर बढ़ा। मानो सहज रूप से चू फैंग ने इस पर अपनी डिवोरिंग ब्लड लाइन की शक्ति का उपयोग किया। उस पल एक परिवर्तन हुआ। जिस क्षण चू फैंग ने अपनी विनाश रक्तरेखा को सक्रिय किया, पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म जो पहले चू फैंग पर उन्मादी रूप से हमला कर रहा था, अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो और वह अचानक सिकुड़ गया। वह विनाश रक्तरेखा की अवशोषण सीमा से बचने की पूरी कोशिश करने लगा। क्या ये डर गया है? ये देखकर चू फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। चूंकि तुम डर गए हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता। चू फैंग ने अचानक विनाश रक्तरेखा की अवशोषण शक्ति को बढ़ा दिया। उसने अपने सामने के पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म को मजबूती से नियंत्रित कर लिया। हवा में तैरते हुए वह असहाय रूप से चीख रहा था। चू फैंग इसका और अध्ययन करने की योजना बना रहा था, लेकिन अगले ही पल पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म अचानक एक गोले में सिकुड़ गया। एक तेज चीख के बाद ये वास्तव में पिघल गया। यह एक रक्त मोती में बदल गया। ये पूरी तरह गोल था और इसमें से एक मजबूत रक्तरेखा शक्ति निकल रही थी। ये चू फैंग द्वारा अवशोषित रैंक डेमन रक्तरेखा से भी अधिक मजबूत और शुद्ध थी। सीधे शब्दों में इसमें लगभग कोई अशुद्धता नहीं थी। ये चू फैंग को आकर्षित कर रही थी। इस दृश्य ने चू फैंग का दिल ठंडा कर दिया। आखिर क्या हुआ? एक जीवित क्रूर जानवर मेरी विनाश रक्तरेखा की अवशोषण शक्ति के संपर्क में आने के बाद रक्त मोती में क्यों बदल गया?
पहले जब वह दुश्मन की रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करता था तो वह ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सूखा कर देता था। पदार्थ की संरचना में इस तरह का मूलभूत परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी प्रक्रिया के दौरान चू फैंग को कुछ भी अजीब नहीं लगा। विनाश रक्तरेखा ने केवल इसे अवशोषित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा दुश्मन की रक्तरेखा शक्ति अवशोषित करने के दौरान होता था। धीरे धीरे चू फैंग ने अपने दिमाग में जो कुछ हुआ था उसे पुनर्गठित किया। अगर उसकी विनाश रक्तरेखा में कोई समस्या नहीं थी तो समस्या पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म में थी। शुरू से अंत तक चू फैंग को लगता था कि ऐसा क्रूर जानवर यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। इसका शरीर ठंडा था लेकिन इसमें जलती हुई रक्तरेखा शक्ति थी। ये वास्तव में नहीं मरा। यह अनुचित था। चू फैंग ने बहुत कुछ सोचा। अचानक उसे अपने पिछले जीवन में पढ़ी एक प्राचीन पुस्तक के शब्द याद आए। महान शासक, रचनाकार, सृजन। एक विचार अनियंत्रित रूप से उभर आया। चू फैंग के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। क्या ये पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म किसी ने बनाया था? वह डर को जानता था, भागना जानता था और इसमें कुछ बुद्धि भी थी। यह एक वास्तविक जीवन रूप से अलग नहीं था। अगर पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म की विशेषताएं इसके शरीर में मौजूद रक्तरेखा शक्ति के पूरी तरह विपरीत न होती तो चू फैंग अंतर नहीं पकड़ पाता। इतना वास्तविक जीवित प्राणी, हालांकि मरने के बाद यह एक रक्त मोती में सघन हो गया। ये डरावना था। सृजन, ये जीवन तक बना सकता था। कैसी मौजूदगी इतने शानदार कौशल रख सकती है? चू फैंग को यह अविश्वसनीय लगा। उसने अपने सामने तैर रहे रक्त मोती को देखा। चू फैंग ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। अगले ही पल रक्त मोती अचानक चू फैंग के शरीर में प्रवेश कर गया। इसने चू फैंग को इतना डरा दिया कि उसने जल्दी से दोनों दैवीय रक्तरेखाओं को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए सक्रिय किया। जो चीज़ चू फैंग को थोड़ा राहत देती थी वह ये थी कि रक्त मोती उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद कुछ नहीं कर रहा था। ये निष्क्रिय रूप से विनाश रक्तरेखा द्वारा सबसे शुद्ध रक्तरेखा शक्ति में विघटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस पल चू फैंग खुद को रोक नहीं पाया और आनंद में चिल्ला उठा। ये कैसी रक्तरेखा शक्ति है? गुणवत्ता इतनी उच्च है। अचानक चू फैंग ने पाया कि विनाश रक्तरेखा ने इसे सबसे छोटी इकाई में विघटित करने के बाद ये सारी रक्तरेखा शक्ति को पहले की तरह उसकी कोशिकाओं में नहीं डाला। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे इसका आधा हिस्सा काट लिया गया हो। केवल इसका एक छोटा हिस्सा ही कोशिकाओं में बांटा गया था। इसके अलावा चू फैंग ने पाया कि विनाश रक्तरेखा का रक्तरेखा शक्ति को एकमात्र करने का कार्य प्राचीन अमर रक्तरेखा को बहुत उत्तेजित कर रहा था। क्रोध, गुस्सा, इसने विनाश रक्तरेखा पर हर कीमत पर हमला भी शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रक्तरेखा शक्ति को छीनने की कोशिश कर रहा हो। इसका रवैया ऐसा था कि अगर तुम मेरे साथ इसे साझा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगा। उसने देखा कि दोनों दैवीय रक्तरेखाएं फिर से उसके शरीर में युद्ध करने के संकेत दिखा रही थीं। चू फैंग का चेहरा हरा पड़ गया। महाशय, कृपया ऐसा मत करो। मेरा छोटा सा शरीर आप दोनों के इस तरह सताने को सहन नहीं कर सकता। और इस जंगल में अगर आप दोनों ने मुझे बेहोश होने तक सताया तो कोई भी क्रूर जानवर आकर मुझे खा लेगा। सौभाग्य से स्थिति उस दिशा में विकसित नहीं हुई जिसके बारे में चू फैंग चिंतित था। विनाश रक्तरेखा ने शायद हार मान ली थी, या शायद इसलिए कि वे पहले लड़ चुके थे और जानते थे कि वे एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर वे लड़ते रहे तो दोनों पक्षों को नुकसान होता। इसलिए विनाश रक्तरेखा ने धीरे धीरे रक्तरेखा शक्ति का आधा हिस्सा प्राचीन अमर रक्तरेखा को बांट दिया। इस बिंदु पर प्राचीन अमर रक्तरेखा संतुष्ट थी और उसने रक्तरेखा शक्ति को अपने चारों ओर लपेट लिया। यह इसे खुशी खुशी अवशोषित कर रही थी। ये तो बाल बाल बचा। चू फैंग ने अपने ठंडे पसीने को पोंछा। इन दो दैवीय रक्तरेखाओं के प्रभाव स्वर्ग को झुकाने वाले थे। हालांकि वे दो बमों की तरह भी थे। अगर वे एक दिन फट गए तो सबसे पहले मरने वाला निश्चित रूप से चू फैंग होता। जैसे ही दोनों दैवीय रक्तरेखाएं रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित करने लगी, चू फैंग को कुछ अलग महसूस हुआ। इस बार यह उसकी शारीरिक बनावट में सुधार नहीं था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे दोनों दैवीय रक्तरेखाओं की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। यहाँ तक कि उसकी मानव रक्तरेखा भी मजबूत हो रही थी। चू फैंग को एहसास हुआ, इस प्रकार की रक्तरेखा शक्ति का उपयोग स्वयं रक्तरेखा को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। चू फैंग को अभी भी याद था, पिछले जीवन में अमर सम्राट की प्राचीन अमर रक्तरेखा में कुछ विशेष क्षमताएं थीं। वह इसे चू फैंग की तरह निष्क्रिय रूप से उपयोग नहीं करता था। ऐसा लगता था कि जब एक रक्तरेखा एक निश्चित हद तक शक्तिशाली हो जाती थी तो इसमें अन्य परिवर्तन भी होते थे। शायद अमर सम्राट की प्राचीन अमर रक्तरेखा भी मजबूत हो चुकी थी। इस मामले में चू फैंग को ऐसा लगा जैसे उसे प्रकाश दिखाई दे गया हो। वह अपनी अटकलों को सत्यापित करने के लिए और अधिक रक्तरेखा शक्ति प्राप्त करने के लिए बेताब था। लेकिन ये कहाँ से आएगी? पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म उस दिशा से आया था। चू फैंग ने अपने आसपास सावधानी से खोज की।
जमीन पर, पेड़ के तने पर पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म द्वारा छोड़े गए कई निशान थे। हर प्राणी की अपनी आदतें होती हैं। उनकी विशेषताओं के आधार पर कई चीजें अनुमानित की जा सकती थीं। जैसे अब पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म द्वारा छोड़े गए निशानों के माध्यम से चू फैंग ने सही दिशा ढूंढ ली। वह आगे बढ़ता रहा। वह मूल क्षेत्र में और गहरे जा रहा था, लेकिन चूंकि वह पहले ही यहां आ चुका था, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। वह केवल जोखिम ले सकता था। आखिरकार लंबे समय तक चलने के बाद चू फैंग एक भव्य पर्वत के सामने रुक गया। पर्वत का शिखर बादलों में डूबा हुआ था। ये शानदार दिख रहा था। हालांकि चू फैंग का चेहरा तुरंत लटक गया। धिक्कार है, मैं फिर भी यहाँ पहुँच गया। क्या ये कब्र का तल नहीं है? उसने चारों ओर देखा। चू फैंग के दाहिनी ओर एक जगह थी जो खरपतवार से ढकी थी। यह एक अंधेरी गुफा की तरह थी। इस गुफा का तल वह आखिरी जगह थी जहां पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म के निशान मिले थे। अब ये स्पष्ट है, वह पर्पल ब्लड फ्रॉस्ट वर्म निश्चित रूप से इस गुफा से भागकर निकला होगा। चू फैंग ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि इस गुफा के अंदर क्या है। इस द्वीप पर बहुत सारी अज्ञात चीजें थीं, रहस्यमयी, दुष्ट और अप्रत्याशित। अंदर जाऊंगा नहीं। टू बी कंटिन्यू।